जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लासेस। तो अब तक लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एनर्जी से संबंधित। तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाला, क्योंकि वहां पे अपना वो एनर्जी वाला पोर्शन अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, हालांकि अपन ने मोटे मोटे तौर पर एनर्जी को समझ लिया था, सारे कॉन्सेप्टली अपन चीजों को समझ चुके थे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उनको अपन और समझेंगे। ठीक, चलिए। तो भी बन के फील नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है सामने कुछ आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आप कुछ 3-4 पॉइंट है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, हालांकि इसके बारे में मैंने पहले ही बात कर ली है, फिर भी लिख लो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो बहुत बार कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो मैं लिखवाता नहीं हूँ लेकिन बोल देता हूँ। ठीक है, तो उनको भी कहीं कहीं सुन सुन के कि हाँ सर ने ये बात बोली है, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये काम की, तो ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है कि मतलब सारी बातों को मैं पॉइंट्स के रूप में लिखवाऊँ ही। ठीक है, तो आप भी ऐसे लिख लिया करो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात बताइए, उसको मैं लिख लेता हूँ, साइड में लिख लो ऐसे। ठीक, और अगर मैं लिखवा देता हूँ तो और अच्छा है, दो टाइम हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि सरल आवत गति करते हुए जो कण है उसकी किसी भी क्षण संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है तथा इसका मान गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होता है। इन एसएसएम एट एनी इंस्टेंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मैंने क्या कहा था कि भाई किसी भी क्षण देख लो, किसी भी पॉइंट पर जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहेगी। ठीक, और उस कुल ऊर्जा को क्या बोला आपने, यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, इसमें कोई केमिकल वगैरह तो आ नहीं रहा चीजें। ठीक है, तो जो ऊर्जा है वो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल टाइप की है, यानी कि स्थितिज हुआ, गतिज हुआ, ये क्या है, सारी मैकेनिकल टाइप की एनर्जी है। ठीक, तो उसका तो इसलिए इसको नाम बोला है मैंने संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए? आप चाहो तो टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो, इसमें कोई, ये भी सही है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलो, इससे बढ़िया था भी ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर ओनली फॉर मैकेनिकल एनर्जी है। बात क्लियर? ठीक, तो उसका मान क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट, और किसके बराबर होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होगा। बात क्लियर? अब देखो यहां से, यानी कि क्या होगा, ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का योग क्या होगा, 1/2 के ए स्क्वायर। ये क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम, क्या है, के क्या है, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट। आगे जब स्प्रिंग वाली चीजें पढ़ेंगे तो वहां ये के अपने आप में एक स्प्रिंग नियतांक बन जाएगा। बात क्लियर? ठीक, चलिए। अब सेकेंड पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, ग्राफ। आपको एग्जाम में ग्राफ कैसे भी पूछा सकता है। ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। ठीक, अगर आपको पूछ ले कि भाई काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स, तो विस्थापन के बीच में ग्राफ कैसा होता है, तो देखो मैं अगर एक लाइन खींचू, ये वाली एक्सेस जो मेरे को किसको शो करेगी, काइनेटिक एनर्जी को शो करेगी, और ये वाली एक्सेस नीचे वाली है किसको शो करेगा, एक्स को। मान लिया ये एक्स को शो कर रहा है, ठीक है, और ये शो कर रहा है ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी को, ये ए। अब क्लियर? तो अपने को पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो कैसा होता है। वो ग्राफ आपको पता है कि यहां पर इस स्थिति में जो मध्य स्थिति है, जहां पर एक्स इक्वल 0 होता है, वहां पे गतिज ऊर्जा क्या होती है, वहां पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि वेग मैक्सिमम होता है। ठीक है, वेग मैक्सिमम। तो देखो यहां से देखो ऐसा बनता है ग्राफ, कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, और जो सिर है जहां पर पॉजिटिव ए और जो नेगेटिव ए वाला पार्ट है, यहां जाके गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, आप सभी को पता है। ठीक, तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, माध्य स्थिति में मैक्सिमम, यहां पे गतिज ऊर्जा 0। ये ग्राफ किस टाइप का है, ये है पैराबोलिक। किस टाइप का है, पैराबोलिक। देख लेना ग्राफ, पैराबोलिक, परवलयकार, परवलयकार। बात क्लियर? तो ये चीज है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे, वो रट लेंगे, फिर एग्जाम में पूछ लिया कि के ई और एक्स का बताओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार पी एन एक्स का, पी एन एक्स का, तो इसका देखोगे तो इसका भी क्या होगा,
ऐसा कैसे? यहाँ देखो, ये देखो, ये एक्स एक्सिस लो, ये इसको पोटेंशियल एनर्जी को शो करने वाली एक्सिस ले लो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कर्व ऐसा होगा, कर्व ऐसा होगा, जीरो पर क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहां पर जीरो प्लस ए, ये माइनस ए। बात क्लियर? अब ये भी शेप किस टाइप का है, ये ऐसे है, ये ऐसे, लेकिन है क्या है, दोनों दोनों ही क्या है, पैराबोलिक है, दोनों ही क्या है, पैराबोलिक। ये भी क्या है, पैराबोलिक ही है, परवलयाकार। तो ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा और विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, इसके बीच का ग्राफ पैराबोलिक परवलयाकार, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का ग्राफ पैराबोलिक या परवलयाकार, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए पैराबोलिक, हिंदी वालों के लिए परवलयाकार। बात क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ई टोटल एंड एक्स, ई टोटल एंड एक्स। तो भाई साहब, ई टोटल और एक्स का ग्राफ क्या होगा, आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए ई टोटल एंड एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ई टोटल एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता है, एक्स का और ई टोटल का कोई संबंध नहीं है। एक्स का कोई भी मान हो, किसी भी स्थिति पे कण हो, पार्टिकल हो, किसी भी पॉइंट पे हो, वहां पर हमेशा ई टोटल तो सेम ही रहने वाला है भाई। जो ई टोटल यहां रहेगा वो अगर, चलो मैं इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ये वाली एक्सिस एक्स है, ठीक है, ये वाली एक्सिस एक्स है, और इसको मैं बोल देता हूं ई टोटल, ठीक है, ई टी। बात क्लियर? तो भाई यहां से देखो भाई, अगर मैं एक्स का कोई भी स्थिति ले लूं, किसी भी स्थिति पे उसका जो मान है ई टी का, वो मान सेम रहेगा। अगर यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसका जो टोटल मान है इतना जाता है, यहाँ पर भी इतना ही रहेगा, इस पॉइंट पे आओगे तो भी इतना रहेगा, इतने रहेगा, इतने रहेगा, इतने रहेगा। ये देखो, तो ये एक्चुअली में अपने क्या बन जाएगा, सीधी रेखा बन जाएगी, सीधी रेखा सीधी है, ये हाथ ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो, तो बात क्लियर? तो ये ई टोटल का इस एक्स से कोई संबंध नहीं है, इस ई टोटल का एक्स से कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आई आपके? चलिए, तो ये है चीजें, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये ग्राफ हुआ कैसा, तो ये कैसा कैसा हुआ, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, लिख लेना, स्ट्रेट लाइन, ठीक। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लाइन क्या करिए, काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी के परिवर्तन की आवृत्ति एसएसएम की आवृत्ति की दुगुनी होती है। अब ये पॉइंट आप में से अधिकतर बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे पहली बार पढ़े होंगे, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको यदि ये पॉइंट पता भी है तो उनके माइंड में रटा हुआ है। मैं गारंटी देता हूं कि अधिकतर के माइंड में ये पॉइंट रटा हुआ है। अगर किसी को पहले से पता था कि ऐसा क्यों होता है, दुगुना क्यों होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पहली बार सीख रहे हो तो भी जरूर बताना, ठीक है। तो देखो, अक्सर यही होता है एक्चुअली में इस बारे में कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की परिवर्तन की आवृत्ति एसएसएम की आवृत्ति की दुगुनी होती है, ये माइंड में रटा हुआ होता है। कई पॉइंट बुक में वगैरह टीचर वगैरह लिखवा देते हैं और रट लेते हैं, और ये सवाल पूछा भी गया है, ये एक्चुअली सवाल लैब असिस्टेंट में पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है, पिछली भर्ती में नहीं, इससे पिछली नहीं, पहले मतलब 2018 में शायद या 16 वाले में, ठीक है। तो उसमें ये सवाल पूछा भी गया है और ये सवाल आता भी है बार बार, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सिर्फ एक पॉइंट रटा हुआ रहता माइंड में कि ये दुगुना होता है, होता कैसे, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक पूरा फंडा कर दूंगा क्लियर आज, ठीक। एक बात तो मैं बता दूं कि भाई आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, आपको पता है, समझाने के लिए बता रहा हूं, F इज इक्वल टू 1/t और T इज इक्वल टू 1/f, समझ गए? F इज इक्वल टू 1/t, T इज इक्वल टू 1/f। अगर आप बात करोगे कि यदि आपने बोल दिया कि आवर्ती समान है तो साफ बात है आवर्तकाल भी समान होंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि यदि आवर्ती दुगुनी है तो आवर्तकाल आधा होगा, ठीक है, और यदि आवर्तकाल दुगुना है तो आवर्ती आधी होगी। चीजें कैसे, मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो, पहली बात तो आपको बता दो कि भाई जो एसएसएम है उसमें यदि मैं विस्थापन का बनाऊं ग्राफ, तो विस्थापन का ग्राफ ये बनता है एक्स का, ऐसे बनता है, ये बनता है किसका ग्राफ, विस्थापन का, एक्स, ठीक।
अब यदि वेग की बात करें, ठीक है, अब यदि वेग के जो ग्राफ है उसकी बात करें तो वेग का ग्राफ कैसा होता है? वेग का जहां पे x इक्वल टू 0 होता है वेग मैक्सिमम होता है, फिर ऐसे वेग नेगेटिव में जाता है, फिर वो ऐसे चलता रहता है। ठीक, ये होता हो गया वेलोसिटी। उसी प्रकार यदि मैं एक्सीलरेशन की बात करूं a, ठीक है, तो उस केस में एक्सीलरेशन का क्या होता है? ऐसा कैसे होता है? ठीक, बात क्लियर? तो अब देखो भैया, अब इसमें यदि इस आवर्ती की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं आवर्तकाल की, क्योंकि अपने को आवर्तकाल मालूम पड़ गया तो सीधी सी बात है आवर्ती कैसे निकाल लेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, एक बटा वो कर देंगे। तो आपको पता है भाई आवर्तकाल क्या होता है, जहां से ये अपना चक्र है, ठीक है, उसको फिर से स्टार्ट कर दे तो ये यहाँ की फिर से ये ऐसा वाला स्टार्ट करेगा, साफ बात है, यहाँ से ये वाला ये कितना हो गया टी, ये हो गया टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड। अगर इसको देखो तो यहाँ से लगाकर और सेम इस पॉइंट पर फिर उसके बाद ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पीरियड है, ये वाला, ये कितना हो गया टी, यहाँ भी ये कितना होता है टी। और अगर इस केस में देखो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है और वापस यहाँ से आके यहाँ से फिर से ऐसे स्टार्ट होगा, तो साफ बात है ये पीरियड कितना हो गया टी, ये पीरियड कितना हो गया टी। तो आप देखोगे कि x विस्थापन, वेग वेलोसिटी एंड a एक्सीलरेशन, इन तीनों की क्या होती है? आवर्ती व आवर्तकाल समान। ऐसा बात है, एक चीज समान है दूसरी समान ही होगी। अगर मैं बोलूं कि आवर्ती समान है तो साफ बात है आवर्तकाल भी समान ही होगा, क्योंकि संबंध देख सकते हो आप, ठीक है। तो आवर्ती व तो इन तीनों की आवर्ती व आवर्तकाल क्या होते हैं? समान होते हैं, समझ गए? जो आवर्ती इसकी है वो आवर्ती इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, जो आवर्तकाल इसका है वो आवर्तकाल इसका भी होगा, इसका भी होगा। और ये पॉइंट मैंने लिखवाया भी था जब मैंने एक्सीलरेशन वाला चैप्टर पढ़ाया, वो वीडियो उसमें देखना, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि सभी आवर्त रूप से चेंज होते हैं, ठीक है, और जिनका आवर्तकाल समान होता है, मैंने बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। अब देखो खेल देखना, खेल क्या हो रहा है मामला, यहां पर आप देखोगे तो अब मैं आपको मामला बताता हूं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अब क्या खेल हो रहा है। अब आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, पहले मैंने ले लिया काइनेटिक एनर्जी और एक्स। तो यदि आपको पता है एक्स इक्वल टू जब जीरो है, जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो वहां पर क्या वेग क्या है? मैक्सिमम है, वहां पर वेग क्या है? मैक्सिमम, ठीक। तो वेग मैक्सिमम है तो साफ बात है ये क्या हो गया? ये ऐसा हो गया, ठीक है, कुल मिला के ये ऐसा हो गया मैक्सिमम। फिर मान लिया कि भाई ये आया एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो वाली कंडीशन में वेग क्या है? मैक्सिमम, ठीक। फिर ये आ गया एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे मतलब कहां पे? यहाँ पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पे आया तो साफ बात है एक्स इक्वल टू ए पे क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन उस टाइम में ये कितना टाइम हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा टाइम? t/4। ये टाइम पीरियड कितना होगा? t/4। ये हो गया देखो t/4, t/4, समझ गए? अब क्या होगा? तो अब ये वापस फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और वापस इस स्थिति में आके ज्यादा हो जाएगा। तो साफ बात है ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव थोड़ी हो रही है, नेगेटिव तो नहीं हो रही ना भाई, ऊर्जा नेगेटिव थोड़ी हो रही है, नेगेटिव कहां हो रही है? नेगेटिव हो ही नहीं रही, ठीक है। ऊर्जा फिर से बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर से जो माध्य में घूम के आता है तब जाके ये मैक्सिमम हो जाती है। साफ बात है एक t/4 और, एक t/4 और। तो आप देखोगे और अब ये आगे ग्राफ ऐसा करेगा, फिर से ये डाउन आएगा, ऐसे फिर से ये ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे। तो यानी कुल मिला के देखोगे तो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन कितना? t/4 और ये वाला t/4, यानी कि पूरा जो t/2 है ना, ये पूरा ये चक्र एक चक्र से सिर्फ t/2 का होता है, ठीक है। ऊर्जा का जो चक्र है, काइनेटिक एनर्जी का जो चक्र है, ठीक है, वो क्या है? t/2 का हो रहा है, ओनली फॉर t/2 का। ऐसा कैसा? आप इसके लिए भी देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स, जब x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो है
तब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, ठीक है। और जब x कहाँ जाएगा, a पे, तो वहां तक टाइम क्या हो जाएगा, जब a तक जाएगा इस साइड, तो वहां तक टाइम क्या हो जाएगा, t/4, ये t/4। वापिस t/2 टाइम पीरियड के बाद वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे होता है भाई, ये ऐसे ना, यहाँ तक जाएगा a, तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/4, वापिस आएगा t/2 में वापिस घूम के यहाँ जाएगा, ठीक है। तो साफ बात है, जहां से स्टार्ट किया था, ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ जाके इससे ऊर्जा मैक्सिमम होगी, देखो t/4, वापिस आके यहाँ आ गया, तो t/2 पे वापिस इस स्थिति पे आ गया। फिर से इस साइड जाएगा, लेकिन इस साइड भले जाएगा, ऊर्जा तो ऐसे ही बढ़ेगी, नेगेटिव में थोड़ी बढ़ेगी ऊर्जा, तो ऐसे ऐसे कम चलेगा, समझ गए। यानी कि आप देखोगे तो इसका भी जो टाइम पीरियड कितना हो गया, t/2, कितना हो गया, t/2। बात क्लियर, बात समझ गए ना। तो यहां से अगर टाइम पीरियड आधा है, तो यहां से देखो कि जो एसएसएम का टाइम पीरियड t है और इसका टाइम पीरियड t है, साफ है टाइम पीरियड क्या आधा हो रहा है, टाइम पीरियड आधा हो रहा है, तो साफ बात है जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, दुगुनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, एफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/t डैश। तो अब ये एक्चुअली में t डैश कितना है, t/2, तो 2 को ऊपर लेके जाओगे तो 2t हो जाएगा, और ये 1/t को आप f लिख लो, इसको अगर f डैश कर दो, f लिख लो, कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। बात क्लियर, समझ गए। देखिए कहने का मतलब ये है कि चलो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं यदि इसको मान लूं कि भाई इसका जो आवर्तकाल है, इसका चलो मान चलो इसका कोई भी है, ठीक है, इसका मान लिया t डैश, और इसका इसकी जो आवृत्ति है वो f डैश, ठीक है। तो यहां से देखोगे f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t डैश। बात क्लियर, f डैश इक्वल टू 1/t डैश, ठीक है। अब आपको पता है, यहां नीचे लिखता हूं, f डैश और t डैश कितना है, t/2, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, t नीचे लिख दो। अब इसको क्या लिख दो, 2 × 1/t लिख दो, चूंकि 1/t कितना होता है, f के बराबर, तो f तो यानी कि क्या हो जाएगा, f डैश बराबर 2f, समझ गए, f डैश बराबर 2f। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी के परिवर्तन की आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी है, वो एसएसएम की आवृत्ति की दुगुनी होती है। तो आवृत्ति तो क्या होगी, दुगुनी, तथा आवर्तकाल आधा होता है। ध्यान रखना ये बातें, खोपड़ी में बिठाना, आधा होता है, समझ गए, आवर्तकाल आधा होता है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे इसको एक टी पीरियड लगता था पूरा चेंज होने में, जबकि ये तो t/2 में फिर से अपना पथ को दोहरा रहा है, ठीक है। फिर से यहां से स्टार्ट हो गया, फिर से देखो t/2 में स्टार्ट हो रहा है। बात क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो लास्ट पॉइंट, पूर्ण चक्र के लिए स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए फुल टाइम पीरियड इज। एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि भाई जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, एक बार मैक्सिमम हो रही है, एक बार मिनिमम हो रही है, ठीक है, घट रही है, बढ़ रही है। तो आप जब पूछ ले एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या है, समझ गए, जो ऊर्जा है उसका एवरेज क्या होगा वो निकालना आपको, ठीक है। कि भाई ठीक है, कहीं पर मिनिमम हो रहा है, कहीं पर मैक्सिमम हो रहा है, फिर से मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो जो ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है पूरा, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, तो उसका जो एवरेज क्या है, इस सभी का तो देखो ना, ये देखो, ये यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ रही है, 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 घट रही है, घट रही है, घट रही है, तो इससे कोई एवरेज, तो मान लिया एवरेज कुछ है, ठीक है, कुछ ये किसका पूछ रहा है, एवरेज कितना हो रहा है, हम किसी भी चीज का निकालते हैं ना एवरेज, तो औसत, तो औसत होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का औसत किसके लिए, पूर्ण चक्र के लिए, यानी कि पूरे टाइम पीरियड के लिए, 0 से t तक के लिए, 0 से t तक पूर्ण टाइम पीरियड। तो पूर्ण टाइम पीरियड कहां से कहां तक होगा भाई, ये आपको पता t/2 होता है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा t/2, पूरा ये यहां तक का, ये ऐसे ये हो गया ऐसे, तो पूरा इसका यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, इन सब का जो एवरेज मान है वो कितना आता है, 1/4 KA², यानी कि उसका आधा, 1/4 KA², समझ गए। और इसको आप, ये कहीं से ऊपर से टपक के नहीं आया, आप डेरिवेशन से निकाल सकते हो, इसको आप डेरिवेशन से निकाल सकते हो। डेरिवेशन हालांकि जो मैथ्स वाले होंगे उनको पता है कि जो एवरेज निकालने का होते हैं,
जैसे कि अगर काइनेटिक एनर्जी का निकालना है एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, तो उसके डेरिवेशन कैसे होते हैं, ऐसे, वैसे विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, टाइम पीरियड की लिमिट दे दो, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, फिर नीचे टी, ऐसा करके कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो मैथ्स में वगैरह आपने पढ़े होंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी मैथ्स वाले चाहे तो कोशिश कर सकते हैं निकालने की। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, समाकलन वगैरह, बाकी आप इसको रट लो बस, 1/4 के इसको। ठीक है, फिर भी यदि भूल जाओ तो उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आपको बताया कि भाई कोई भी ले लो, यदि काइनेटिक एनर्जी ले लो या पोटेंशियल एनर्जी ले लो, इसका जो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1/2 के स्क्वायर, ये होता है। तो भाई मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, तो इसका एवरेज क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 1/4 के स्क्वायर। समझ गए? ये हालांकि मैथमेटिकली ये ऐसा नहीं किया, ध्यान रखना, आपको सिर्फ याद रखने के लिए, भूल जाओ तो मतलब ऐसे, क्योंकि ये मामला फिट बैठ रहा है यहाँ पे तुक्का बिट रहा है अपने। ठीक है, तो 0 प्लस मिनिमम 0 मैक्सिमम 1/2 के स्क्वायर बाय 2 कर दो तो 1/4 के स्क्वायर। हालांकि ये होता इससे है डेरिवेशन से, समझ गए? तो 1/4 के स्क्वायर याद रखना। क्यों? हालांकि नॉर्मली नहीं पूछते, लेकिन पूछ ले, क्योंकि पिछली बार ये पूछा था कि भाई जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो दुगुनी आधी, ये चीज पूछी थी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो भाई, और खासतौर पर पेपर को कौन बनाता है, अधीश बोर्ड बताता है, तो अधीश बोर्ड ऐसी चीजें करता है, कहीं से उठा के लाता है चीजें कि फिर बच्चे घूम जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको पता रखना, 1/4 के स्क्वायर। ठीक है, अगर भूल भी जाओ कि क्या था, 1/4 था, 3 था, तो एवरेज 0, ये इन दोनों को 2 का भाग दो जोड़ के, तो 1/4 के स्क्वायर आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक सवाल जो बहुत फेमस सवाल है, आ भी चुका है पहले भी लैब स्टैंड में, और बाकी इधर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एक्स का वह मान ज्ञात करो जहां के व पी बराबर होते हैं, यानी कि फिर ऐसे ही पूछ सकते कि वह स्थिति बताओ या किस स्थिति पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है। मैंने बताया था, जब मैंने बनाया था ग्राफ, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, तो दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर काट, 2 पॉइंट पे काटते थे। ठीक है, एक तो इस साइड वाले पार्ट में, एक इस साइड वाले पार्ट में, यहाँ पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला जो ग्राफ है वो एक दूसरे को काटते हैं, वो 2 पॉइंट होते हैं, तो साफ बात है अपने को 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक, तो अब देखो कैसे, तो साफ बात है, आपको पता है कि ये क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ऐसे कर दो, इक्वल कर दो, P इक्वल टू के। ठीक है, यहां से आपको पता है P क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, के क्या होता है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर? 1/2 के से 1/2 के कैंसिल। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड ले आओ 2x स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2, रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2। अब आप रूट खोलते हो ना, तो एक्चुअली में क्या होता है, तो अंदर से अब अपने को नहीं बताना ए क्या है, ए एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्यों? मैंने मान लिया कि हो सकता है a -2, तो -2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर पॉजिटिव 2 है तो उसका भी स्क्वायर वही होगा, तो इसीलिए अपने को नहीं पता होता ना, तो इसीलिए अपन इसको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बार लिखते हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितना आ जाएगा, ये x इक्वल टू आ जाएगा a का रूट ऑफ ए स्क्वायर का हो जाएगा प्लस माइनस a बाय नीचे हो जाएगा √2। समझ गए? तो याद रखना ये a बाय √2, यानी कि जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था ग्राफ, ये जो टोटल एनर्जी वाली लाइन थी ये था, ये ग्राफ मिलते थे ऐसे। हाँ, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये है a बाय √2 इस साइड माइनस में, a बाय √2 इस साइड प्लस में। बात क्लियर? ठीक है, और ये तो आप निकाल सकते हो सिंपली ऐसे करके। ठीक, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय √2। ठीक है, बात क्लियर? चलिए और न्यूमेरिकल करते हैं आगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो अपनी प्रैक्टिस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, आप जो एररलेस की बुक तो नहीं होगी, हालांकि बहुत महंगी मिलती है, लाने की जरूरत भी नहीं है। इसकी जो क्या बोलते हैं
या तो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, सर्च कर लेता। पीडीएफ नहीं मिले तो आप एप्लीकेशन है, ठीक है, आप सर्च कर लेना। क्या सर्च करना? एररलेस फिजिक्स इन हिंदी, एररलेस फिजिक्स इन हिंदी। और इंग्लिश वाले सर्च करना एररलेस फिजिक्स इन इंग्लिश। कहां पे? जहां पे अपन जो क्या बोलते हैं वो एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, हाँ, वहां पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको सारी, मतलब फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री की मिल जाएगी, बायो को भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जैसे कि वेग से संबंधित है, वेलोसिटी से संबंधित उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को करो, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक भी है उसमें, बुक में, मैं नहीं कहूंगा कुछ मिस्टेक है उसमें, ठीक है, लेकिन 100 सवाल में 1 सवाल में मिस्टेक चलता है। वो मिस्टेक ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल टाइप का नहीं है, वो मतलब कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर इस टाइप के वो हर बुक में होता है, ठीक है, वो हर बुक में होता है। तो इसीलिए ये बुक अच्छी है, एररलेस प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो एप्लीकेशन, हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसमें एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना वगैरह, कैसे क्वेश्चन कहाँ से देखना वगैरह, लेकिन फिर भी आप समझदार हो, मैंने नाम बता दिया, आप डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। उसमें आपको चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है मैटर। बात क्लियर? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये आज की क्लास का आखिरी न्यूमेरिकल भी है, ठीक। अब देखो, पहले तो हिंदी वालों को कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वालों को बता देता हूं कि भाई 500 ग्राम का एक कण है, F = -50x बल के अधीन गति कर रहा है, यानी कि 500 ग्राम का एक पार्टिकल है जो कि फोर्स -50x m यानी कि न्यूटन फोर्स के जो अधीन क्या कर रहा है, मोशन, मतलब उसके अधीन गति कर रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, यानी कि नेक्स्ट मिनट, जब कण अपनी माध्य से गुजरता है तो उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि जब वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास होता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। आपको ज्ञात करना है ये। अब जो पहले तो ये देखते कि दिया हुआ क्या है, पहले तो देखते क्या है कि दिया हुआ क्या है, और निकालना क्या क्या है, कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल यानी कि टी निकालना है, टाइम पीरियड, आयाम यानी कि ए निकालना है, कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कि ई टोटल, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि जब गतिज ऊर्जा 10 जूल है तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी 10 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और लास्ट में लिखना आपको एक्स का समीकरण, एक्स की इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो इट इज डूइंग मोशन अंडर कंट्रोल ऑफ ए फोर्स F = -50x, ठीक है। और ये 500 ग्राम है, जो पार्टिकल का मास है वो क्या है, 500 ग्राम। तो साहब यहां से एक बात क्या होगी, m = क्या हो जाएगा, 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में, सॉरी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 500 में 1000 का भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 kg, आधा किलो का पार्टिकल है, ठीक है, हाफ kg। और दूसरा क्या दिख रहा है, F = -kx से आपको तुलना, F = -kx से तुलना करोगे तो k कितना हो जाएगा, k भी मालूम पड़ जाएगा, k कितना हो जाएगा 50, ठीक है, कि k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 50। बात क्लियर, ठीक है। ये चीजें अपने को मालूम पड़ गई। 50 क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि F/x, ये N/m लिख सकते, न्यूटन पर मीटर। बात क्लियर। और क्या दिया हुआ है, तो उसका वेग 10 मीटर से, यानी कि जब मीन पोजीशन माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब माध्य स्थिति से गुजरेगा तो वेग क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो वो कितना होगा, a ओमेगा, कितना होगा, a ओमेगा, और वो कितना दिया हुआ आपको 10, वो कितना दिया 10, ठीक। तो अब देखो, तो अब आप यहां से क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। पहले तो आपको पता है कि m और k दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता है वेलकम, वेलकम, ठीक है, वेलकम। यहां से आप ओमेगा निकाल लोगे, k का मान कितना है 50, m का मान कितना 1/2, m 1/2 रखोगे तो ऊपर कितना जाएगा, 50 × 2 100 हो जाएगा, और √100 यानी कि 10, m कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा 10, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा कितना हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो यानी कि जो कोणीय आवर्ती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो गया, ओमेगा कितना हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ये तो हो गया,
बात क्लियर? अगर आपसे पूछे कि क्या निकालना है, आवर्ती निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 2 पाई एफ बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10। 2 पाई एफ बराबर ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये यहां से आप एफ निकाल सकते हो। एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा? 10/2 पाई। एफ इज इक्वल 10/2 पाई, ये होगी आवर्ती फ्रीक्वेंसी। अब आपको टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 1/f यानी कि 2 पाई/10। टाइम पीरियड क्या जाएगा? 2 पाई/10। समझ गए? 2 पाई/10। बात क्लियर? ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 पाई/10 और ये कितना हो जाएगा? 10। अब आपसे पूछा कि क्या होगा, आयाम क्या होगा, तो आपको पता ए ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 10 है। आपके पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू 10 है, तो 10 कैंसिल, ए का मान कितना हो जाएगा? 1। तो आयाम कितना हो जाएगा? 1 मीटर। साफ बात है, किसमें दिया हुआ चीजें किसमें होगी? मीटर में होगी। ठीक है, अगर कहीं सेंटीमीटर स्पेशली मेंशन किया हो तो बात और है, बाकी किसमें होगा? मीटर में। दूरी मीटर में, लेंथ मीटर में। ठीक है, मास है वो किसमें? केजी में, और टाइम सेकंड में। ठीक, 1 मीटर। अब पूछ रहा कुल यांत्रिक ऊर्जा, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? टोटल जो काइनेटिक एनर्जी वो होती है 1/2 के ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1/2। ये के का मान कितना है? 50, और ए का मान कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 25 जूल जे। ठीक है, 1/2 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा? 25 जूल। बात क्लियर? अब ये हो गया, फोर्थ हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जब गतिज ऊर्जा 10 जूल है तो आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। पूछ रहा है कि भाई गतिज ऊर्जा कितनी है? 10 है, तो आपको क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी 10 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का टोटल कितना होता है? इन दोनों का टोटल 1/2 के स्क्वायर, जो कितना है? 25। तो साफ बात है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 15। जब आपके पास गतिज ऊर्जा 10 है तो इस पोटेंशियल एनर्जी को 15 होना पड़ेगा, तभी तो मिलके क्या बनाएंगे? 25 बनाएंगे। बात क्लियर? सारे हो गए। अब कह रहा है एक्स का समीकरण लिखो। तो एक्स का समीकरण क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब देखो एक्स ए कितना दिया हुआ आपको? 1, तो 1 लिख दो। चलो साइन, और आपके पास ओमेगा कितना है? ओमेगा है 10, तो 10t। अब देखो फाइव में ऐसा है कि आपको यदि कुछ बोले कि भाई सीमांत स्थिति से, एक्सट्रीम पोजीशन से वो स्टार्ट किया, तब तो π/2 आ जाएगा, या यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दे, कुछ नहीं बोला हुआ, तो आप क्या मान लो? 5 0, यानी कि जो स्टार्टिंग फेज है वो क्या मान लो? 0 मान लो, यानी कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया। अगर आपसे ये बोल दे कि सीमांत स्थिति से गति स्टार्ट किया है, ठीक है, सीमांत स्थिति से गति स्टार्ट किया, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से गति स्टार्ट किया होता, तो मैं लिख देता π/2। लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला ना, तो 0 लिख दो। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू साइन 10t। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू साइन 10t। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां से आप एक बात तो माइंड में आ रही होगी, सर आपने ये तो नहीं बोला यहाँ पर कहीं पर कि भाई जो कण है वो एसएसएम कर रहा है, तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो ये इक्वेशन बता रहा है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जहां पर भी ऐसा आ गया तो समझ लो वहां पे क्या होगा? एसएसएम होगा। समझ गए? जहां पर भी ऐसा कुछ भी आ गया तो वहां पर एसएसएम ही होगा। ठीक है, बात क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, और ये ऊर्जा वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। ठीक, चलिए मिल देंगे नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया कि कहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो तरीका इस्तेमाल करें, और वहां अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, और वो प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाए। थैंक यू सो मच।